नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं। आज ऑफिशियल मुलाकातों का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और आज पहले दिन ही ये मुलाकातें बम पर रही हैं। आप देखिए कि आज 5 बड़ी मुलाकातें हैं और उसमें से एक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी बैठक होने जा रही है। अभी तक 2 बैठकों की जानकारी प्रेस नोट के जरिए राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें एक जेपी नड्डा की है और एक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ है। लेकिन इस पूरी जो आज की मीटिंगें हैं इनकी बात करेंगे और कल और परसों जो 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनको लेकर भी जानकारी आपको देंगे कि मुख्यमंत्री का ये दौरा, हम क्यों कह रहे थे पहले से कि इस बार का दिल्ली दौरा खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है और बहुत सारे मामले इनमें से ऐसे भी हैं जो राज्य की जो अगली स्थिति है इस फाइनेंशियल ईयर की, उसमें केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद पर बड़े स्तर पर निर्भर कर रहे हैं। फिर बात करेंगे इसके बाद, आज मुलाकातों के बाद जो यहाँ पर ट्रांसफ़र के डीओ अटके हैं उनकी बात करेंगे। कैबिनेट के जो पिछले डिसीजंस हैं वो फाइल क्यों अटकी हैं वो भी बात करेंगे और साथ में एक जो इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा आज वो सीबीटी के टेंडर का है। बहुत सारे लोग राज्य चयन आयोग का जो ये टेंडर हुआ, इस टेंडर को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि ये जो टेंडर हो रहा है सीबीटी का, तो क्या हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा और सीडेक का बीच में क्या रोल रहने वाला है। पहले जो उनसे बात की गई, कैबिनेट से डिसीजन कराया गया, उसमें और ये जो टेंडर है इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये भी आज आपको क्लियर बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेक्चरर को ही टीजीटी ने ट्रांसफ़र कर दिया, ये एक नई अपडेट है अपने आप एक मामले में, और ये डाइट का केस है वो बताएंगे आपको। रिटायर्ड टीचर की री एंगेजमेंट पर हंगामा हुआ है सोशल मीडिया पर, ये बात करेंगे। एलटी शास्त्री लेक्चरर बनेंगे, लेकिन एक शर्त उसमें क्या लग गई है वो बात करेंगे। ड्राइंग मास्टर नियुक्ति की अपडेट आगे बताएंगे। विमल नेगी केस का जजमेंट आज आया है। कल जो कोर्ट के अंदर हुआ था वो हमने आपको बताया था। आज हम आपको जो रिटर्न में जजमेंट आई है उसकी बात करेंगे और इस जजमेंट के बाद कल इसमें जो रिज़र्व ऑर्डर है, क्योंकि जो रिज़र्व किया गया ऑर्डर है वो कल आएगा और इसीलिए कल जो ऑर्डर आना है उससे पहले थोड़ी बात इसमें ज़रूर करेंगे, क्योंकि ताकि कल जो संभावित आदेश है उससे रिलेटेड जो अपडेट हैं वो आपको दी जा सके। मनरेगा के पैसे आ गए हैं, ये उन गाँव में रहने वाले उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा भुगतान कब होगा, क्योंकि ये भुगतान बड़े लंबे समय से पेंडिंग है। भारत सरकार से पैसे नहीं आ रहे थे, अब क्योंकि पैसे आ गए हैं इसलिए इसकी जानकारी भी आपको देंगे कि ये मनरेगा का भुगतान कौन सा है और रोहतांग में दोबारा से झगड़े क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले मौसम की बात इसलिए क्योंकि अभी तक का जो प्रेडिक्शन आया है उस प्रेडिक्शन के अनुसार कल से लेकर 26 तारीख तक प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट है। तो ये 2 चीज़ें जो अलर्ट रहने की ज़रूरत इसमें है, और दोनों चीज़ों में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो पूर्वानुमान कह रहा है कि तेज़ हवाओं के साथ, बिजली की गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है जो 1 स्टेप हायर होता है और कुछ जिलों में येलो अलर्ट है। आजकल के मौसम में येलो और ऑरेंज अलर्ट सामान्य घटनाक्रम नहीं है। इससे पहले जो अभी आप चेंज देख रहे हैं मौसम में वो भी इसी तरह का है और अब अगले 3-4 दिन 26 तक एटलीस्ट अलर्ट रहने की ज़रूरत है जहाँ तक मौसम की बात है। अब 2 युवकों के बहने की अनऑफिशियल खबर है। एक तरह से अनऑफिशियल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने पार्वती नदी में मणिकर्ण घाटी के कसोल के पास युवकों के बहने की सूचना दी है। तलाश चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कुल्लू जिला में और ऐसा बताया जा रहा है कि बरसैनी डैम से पानी छोड़ा गया। अभी तक ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर और बाकी सूचना अभी तक हमारे पास आई है उसके मुताबिक ये है कि बरसैनी डैम से पानी छोड़ा गया और वो पानी छोड़ने के कारण सडन राइज हुआ पार्वती नदी में पानी के वाटर लेवल का, और उसके बाद 2 युवकों के बहने की सूचना है। और जो गाँव के लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है नीचे नदी में, उसमें भी कुछ
बॉडीज़ ऐसे बहती हुई दिख रही हैं। तो अब इसमें जो चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, वहाँ के बाद पता लगेगा कि युवक कहाँ के हैं, कौन हैं और कैसे चपेट में आए। ये एक बड़ी अपडेट फिर होगी जिस तरह से ये हादसा हुआ है। रोहतांग में आजकल टूरिस्ट बहुत आता है, क्योंकि आजकल ही जो सड़क है, क्योंकि स्नो लाइन जो है या बर्फ़ नज़दीक से देखने वाले टूरिस्ट रोहतांग ऊपर जाते हैं और टनल देखने वाले टनल क्रॉस करके लाहौल चले जाते हैं। लेकिन अभी भी आंकड़ा 10,000 से ऊपर है डेली गाड़ियों के जाने का रोहतांग का। लेकिन अब ट्राई सिटी टेम्पो ट्रैवलर यूनियन चंडीगढ़ ने एक सीरियस आरोप लगाया है कि लोकल जो ड्राइवर हैं, गाड़ियां हैं, वो उन्हें ऊपर तक अप्लाई नहीं करने दे रही। हरियाणा, DL, PB, UP, RJ, चंडीगढ़, ये सारे नंबर की गाड़ियां नहीं ऊपर जाने दे रहे, और अगर जाएं तो उनसे मारपीट हो रही है। 4 जगह पर इन लोकल ड्राइवर्स और यूनियन ने जो अपने नाके लगा रखे हैं, और उसके बाद जो दिक्कत हो रही है। आज एक वीडियो भी इसमें वायरल हो गया है। अब इन्होंने ये चिट्ठी साइन करने के बाद दी है, और इसके बाद प्रशासन से आग्रह किया है कि ना तो वहाँ पुलिस मदद कर रही है, ना प्रशासन मदद कर रहा है, तो इसको देखा जाए। ट्राई सिटी टेम्पो ट्रैवलर यूनियन की तरफ से ये मामला है। और अब एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्या व्यू है वो अभी बात करके पता चलेगा। लेकिन इस रीजन में इस तरह की घटनाएं हर साल लगभग होती हैं, और सरकार को इसका परमानेंट सोल्यूशन देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से टूरिज़्म बड़ा लंबा नहीं चलता, क्योंकि बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। और वैसे भी अगर आपने इसको टूरिज़्म के एक मैकेनिज़्म की तरह चलाना है तो इस चीज़ को देखना होगा सीरियसली, ताकि बाद में ये दिक्कतें ना आएँ। बात करेंगे मनरेगा के लिए जो अच्छी खबर है, मनरेगा कामगारों के लिए भारत सरकार से 248 करोड़ की जो पेंडेंसी थी 31 मार्च 2025 तक की, वो कंप्लीट मिल गई है, और ये पूरी तरह से लेबर कंपोनेंट के पैसे हैं। देखिए, भारत सरकार से अभी भी मटेरियल के 52 करोड़ और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के 9 करोड़ ये अभी आने हैं। इसी कारण ग्राम रोजगार सेवक और जो टेक्निकल सहायक हैं उनकी सैलरी भी नहीं दी जा रही, मतलब सरकार दे नहीं पा रही। और दूसरी तरफ जो मनरेगा के कामगार हैं उनके भुगतान के थे जो लेबर कंपोनेंट के 248 करोड़, ये भुगतान हो गया है। और इस भुगतान के बाद हम ये कह सकते हैं कि पिछले वित्त वर्ष में 1534 करोड़ के काम मनरेगा में हुए हैं, और इसमें 300 लाख कार्य दिवसों का लक्ष्य था। 395 लाख कार्य दिवस मैन डेज जो हैं वो जनरेट किए गए हैं। अब जो बाकी पैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वो आएगी, उसके बाद बाकी लोगों का भुगतान होगा। लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूर राहत की बात है कि जो कम से कम इनके पैसे आगे जो कामगार वेट कर रहे थे, और दिसंबर ऑनवर्ड इनको ये भुगतान होना है। अगली बात करते हैं विमल नेगी केस की ब्रेकिंग पर। विमल नेगी केस को लेकर 2 तरह की अपडेट हैं। पहली अपडेट ये कि जो इसमें एक ASI है, ये पंकज नाम का, जिसने पेन ड्राइव जो है विमल नेगी की डेड बॉडी में जो पैंट की जेब में मिला था उसको अपने साथ ले गया, बाद में उसको फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट कराने के बाद उसको फिर सबमिट किया गया, जब बाद में पता लगा कि कोई वीडियो बाहर लीक हो गया है। अब एक तरफ ये झगड़ा है DGP की SIT वर्सेस SP की SIT का, और झगड़ा जिस मर्जी का हो, मसला ये है कि न्याय मिला कि नहीं, या न्याय मिलने की संभावना है या नहीं। क्योंकि कल कोर्ट में बड़ी लंबी बहस हो चुकी है, उसमें भी जो बातें कही गई वो सबने देखी है, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखी वो अभी YouTube चैनल जो है हाई कोर्ट का, उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो इसमें न्याय का जो एक भरोसा है, इस तरह की घटनाओं से उस भरोसे पर चोट पहुंचती है। इस ASI को उस FIR में नामजद कर दिया गया है, और बिलासपुर के एक होमगार्ड जवान को भी SIT पूछताछ कर रही है इसी कनेक्शन में। लेकिन ये SIT जो पूछताछ कर रही है वो SP वाली है, जो ये व्यक्ति है जिसके ऊपर ये नामजद हुआ है वो DGP वाली है। तो ये भी एक झगड़ा अलग लेवल का है पुलिस डिपार्टमेंट में, जो कई वर्षों से अब चल रहा है। DGP बदल गए लेकिन झगड़े ख़त्म नहीं हुए, और एक एग्जाम्पल अभी दोबारा से है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि ये जो केस है मिसेस किरण नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ HP का, ये कल जो कोर्ट में हुआ था उसकी जजमेंट भी एक तरह से आ गई है। उस जजमेंट में अ कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय श्री ओंकार शर्मा ACS होम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑर्डर्ड टू बी रिटेन्ड एंड मेड पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. Original inquiry report be returned back to the Office of Advocate General.
Petitioner is at liberty to apply for the copy thereof to the registry as per rules. Submission of Advocate General that the competent authority has not yet applied its mind on the said inquiry report and it is pending consideration is taken on record. आर्गूमेंट हर्ड, जजमेंट रिजर्व्ड, ये बात रही गई, कल भी हो गई थी। लेकिन अब नई बात इसमें यही है जो इसमें फैक्ट्स में है कि जो ओंकार शर्मा की रिपोर्ट है, एक तो बेसिक रिपोर्ट है और उसके बाद जब इनको दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए भेजी गई तो 4 पेज इन्होंने और लिखे हैं। वो दोनों जो रिपोर्ट्स हैं वो अब रिकॉर्ड का पार्ट बना दिया कोर्ट ने। और रिकॉर्ड का पार्ट बनाने के बाद एक बात इसमें ये कही गई है कि अगर पटिशनर जो हैं, जो ये प्रभावित पक्ष है विमल नेगी की फैमिली वाले, ये अगर चाहें तो ये रिपोर्ट ले सकते हैं रजिस्ट्री से, हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से। ओरिजिनल रिपोर्ट एडवोकेट जनरल के पास रहेगी। एक और इस जजमेंट में है कि जो एडवोकेट जनरल ने किस किस को रिप्रेजेंट किया। एडवोकेट जनरल ने इसमें रिप्रेजेंट किया जी, देखिए 1, 3 और 4, मतलब गवर्नमेंट को भी, एसपी को भी और जो सेक्रेटरी होम को भी इसमें रिप्रेजेंट किया। हालांकि जो कोर्ट में जो तथ्य आए सामने वो जो सेक्रेटरी होम के खिलाफ कमेंट्स हुए हैं। मतलब उनकी रिपोर्ट पहले तो ये हुआ कि वो तो किसी की नहीं सुनते और कुछ ऐसे भी कमेंट हो गए जो ज़रूरी नहीं थे वहाँ पर। और अब जो सिचुएशन है, हालांकि ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट जनरल उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको उन्होंने ये कहा कि वो किसी की नहीं सुनते। तो ये इस जजमेंट में रिकॉर्डेड है, तो इसीलिए आपको इसकी अपडेट देना ज़रूरी था। अब अगली बात करेंगे, क्योंकि इस केस में फैसला शायद कल आ जाए, क्योंकि जब सुनवाई के दौरान जो अजय मोहन गोयल हैं जस्टिस, उन्होंने ये कहा था कि जजमेंट जो है, जो रिजर्व हुई, वो डे आफ्टर टुमारो आपको मिल जाएगी। तो उसका इंतज़ार अब इसमें ज़रूरी है। ड्राइंग मास्टर नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट से ये केस निकल गया है। आपने अलग अलग माध्यमों से इसकी रिपोर्टिंग देखी होगी। अब जो स्टे था वो भी हट गया है नियुक्ति देने को लेकर। हालांकि जो पेंडिंग जो अभी भी इसमें जजमेंट आनी है ओरिजिनली, उससे ये नियुक्ति प्रभावित रहेगी, वो ज़रूर इसमें है। लेकिन जो ड्राइंग मास्टर बड़ी लंबी लड़ाई के बाद, पेपर लीक का जो झटका है उसको झेलने के बाद जिनका रिजल्ट निकला है, उनको नियुक्ति अब मिल जाएगी और उसकी प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है आज से ही। अब ये कितने दिन लगेंगे इसमें, इसका इंतज़ार करना होगा, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जो सूचना इनके लिए है। एलटी और शास्त्री लेक्चरर बनेंगे, ये बात इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है। आपको पता है पहले एलटी और शास्त्री होते थे हिमाचल में, फिर इनको टीजीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी का पदनाम दिया गया। जयराम सरकार के समय ये सिर्फ पदनाम तक बात थी और ये कहा था कि फाइनेंशियल कोई लाभ नहीं मिलेगा। बाद में इन्होंने फाइनेंशियल की बात कही, उसके बाद चीज़ें कुछ चेंज हुई और अब प्रमोशन तक भी बात आ गई। और प्रमोशन तक बात जब आई तो कुछ अलग अलग तरह के जजमेंट आ गई और उस जजमेंट्स के बाद इन द व्यू ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑल रीज डेजिग्नेटेड टीजीटीज संस्कृत और हिंदी आर एंटाइटल्ड फॉर प्रमोशन एज लेक्चरर और हेडमास्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द RNP रूल ऑफ द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल न्यू एंड हेडमास्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सर्विस 5 years और 8 years respectively from the date of notification dated 20/8/2022 subject to the final outcome of LPA filed by the department। शिक्षा विभाग ने इसके खिलाफ LPA दायर कर रखी है और उस LPA का फाइनल फैसला आने तक ये जो टीजीटी हिंदी और संस्कृत वाले हैं, इनको लेक्चरर और हेडमास्टर की जो प्रमोशन है वो उसके लिए इनको एलिजिबिलिटी मिल गई है कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार भी। रिटायर्ड टीचर की नियुक्ति पर हंगामा हुआ है और हंगामा सोशल मीडिया पर है और इसकी वजह ये भी है कि बहुत सारे जो प्रदेश के युवा हैं वो नई भर्तियों को लेकर अपडेटेड रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, क्योंकि पेपर लीक के कारण पहले राज्य चयन आयोग नहीं था और फिर वैसे भी जो भर्ती की प्रक्रियाएं हैं वो जो रेगुलर भर्ती वाला प्रोसेस है या कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती का या ट्रेनिंग जॉब हो गया, वो प्रोसेस स्लो है। जब बाकी जो भर्तियाँ हैं, चाहे वो प्री नर्सरी टीचर है, चाहे ये पशु मित्र हैं या मान लीजिए पैरा वर्कर हैं, वो हो रही हैं जिनको अभी क्लैरिटी ये नहीं है कि वो ओल्ड पेंशन टाइप की स्कीम के दायरे में हैं या नहीं, लेकिन इसीलिए वो रिएक्शन भी सोशल मीडिया पे एक ऑब्वियस सा है। लेकिन आज जो ऑर्डर हुआ, ये एक टीजीटी रिटायर्ड हैं, 31 जनवरी 2025 को ये रिटायर हुई और इनको 3 महीने रिटायरमेंट के बाद
री एंगेज कर लिया गया, दोबारा से नौकरी पे रख लिया गया और पोस्टिंग दे दी गई एक स्कूल में। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्कूल है और इनकी जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो राज्य सरकार का जो री एंगेजमेंट पॉलिसी है उसके तहत दी गई है। 40% ऑफ द पे लास्ट ड्रॉन जो सैलरी मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें इसमें हैं। अब इसकी जो ट्रोलिंग की वजह है वो ये बन रही है वजह कि जो रेगुलर भर्तियां हैं उनके लिए तो अभी प्रोसेस बड़ा लंबा है और रिटायर वालों को एक के बाद एक जो है वो नियुक्तियां मिल रही हैं। तो ये आजकल के माहौल में इस तरह की जो ट्रोलिंग है वो होती रहती है और उसी का रिएक्शन हमने आपको बताया। अब अगली बात करेंगे, अगली जो मसला है वो है लेक्चरर को टीजीटी ने बदल दिया। देखिए होता यह है, गवर्नमेंट रूल्स में भी ये व्यवस्था है कि हायर पोस्ट का व्यक्ति लोअर पोस्ट की सीट संभाल सकता है, लेकिन लोअर पोस्ट का व्यक्ति हायर पोस्ट को नहीं संभाल सकता। ये एक सेट सिस्टम है सरकारी जो सेक्टर है हमारा उसमें। लेकिन डाइट धर्मशाला में इस सिस्टम को भी ताक पे रख दिया गया और वहाँ पर 3 लेक्चरर की पोस्ट थी। तीनों लेक्चरर की पोस्ट के अंगेंस्ट 3 टीजीटी वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। सूचना ये भी मिल रही है कि प्रिंसिपल भी वहाँ 2 है और वो तो खैर कोर्ट का कोई केस बीच में एक उलझा हुआ है, उसके कारण मसला होगा। लेकिन लेक्चरर की जगह टीजीटी की ज्वाइनिंग एक ये ज़रूर हैरानी भरा मसला है और ऐसी करने की मजबूरी क्या है? क्या ये एडजस्टमेंट के लिए है या वो टीजीटी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि लेक्चरर की पोस्ट होल्ड कर सकते हैं? ये भी एक उसमें सवाल होगा। लेकिन आजकल के दौर में इन बातों को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने आज ही, बल्कि जुब्बल कोटखाई के दौरे पर हैं वो अपने चुनाव क्षेत्र के, और उस दौरे के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही हैं। ख़राब रिजल्ट देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी, ख़राब रिजल्ट के कारणों की समीक्षा हो रही है और पहले भी इस बारे में इंक्रीमेंट रोकी गई है, आगे भी काम उस दिशा में करेंगे। अपने चुनाव क्षेत्र में जो हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरा प्रदेश ही चुनाव क्षेत्र है और जो जो सुधार के कदम वर्तमान सरकार ने उठाए हैं, ऐसे कदम उठाने की हिम्मत इससे पहले किसी ने नहीं की। और ये भी कहा कि स्कूलों में पीटीआई और पीईटी और जो डीपीई हैं उनकी जो भर्ती है वो जल्द की जाएगी। ये भी डीपीई और पीटीआई की बात कर रहे हैं ये, और इनको जल्दी किया जाएगा, ये भी इसमें बात कही। ये बात चलो ठीक है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इन बयानों के बावजूद जब लेक्चरर की जगह टीजीटी ज्वाइन करेंगे और शिक्षण संस्थानों में जहां एक जगह 2 प्रिंसिपल होंगे और जो एडजस्टमेंट और बाकी जो ट्रांसफ़र्स के मसले हैं वो आज ऑर्डर होंगे और कल विड्रॉ हो जाएंगे या चेंज होते रहेंगे वैसे, तो फिर स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी उस सिस्टम को जिसने डिलीवर करना है या रिज़ल्ट अच्छा देना है? तो ये इसमें सवाल ज़रूर है। सीबीटी के टेंडर की भी बात कर लेते हैं। इसको लेकर भी रिएक्शन था आज और इसके बारे में हमने फिर राज्य चयन आयोग से बात भी की, हालांकि कुछ चीज़ें इसमें पहले से क्लियर थी। पहली बात तो ये कि सीबीटी के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए राज्य चयन आयोग जो सीडैक के साथ एमओयू कर रहा है, वो टर्म्स ये हैं कि जब तक नया जो एजेंसी है टेंडर के ज़रिए मिल नहीं जाती या फिर 2 ईयर्स और जो टेंडर फाइनलाइजेशन की डेट है, ये 2 शर्तों पे सीडैक के साथ बात हुई है। राज्य चयन आयोग चाहता है कि अगर सीडैक ने ही हिमाचल में एग्ज़ाम लेने हैं तो वो भी एक ओपन टेंडर के माध्यम से आए। बात भी सही है क्योंकि कम्पिटिटिव बिडिंग से ही आना चाहिए जिसको भी आना चाहिए। अभी तो हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि जो आप रेट बता रहे हैं अगर हमें वो सूट कर रहे हैं तो आप पहले 2 साल कर लो जब तक हमारे पास नई एजेंसी नहीं आती। तो सीडैक के साथ जो एग्रीमेंट है या सीडैक के साथ जो एमओयू होना है वो प्रोसेस चला हुआ है। उनकी क्वेरीज आ रही हैं, राज्य चयन आयोग उस क्वेरी का हल दे रहा है और कार्मिक विभाग बीच में लूप में है, वो डिस्कशन करने के बाद उस सारी प्रक्रिया को दूर किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ये टेंडर हुआ है, ये टेंडर जो फ्लोट किया गया है 28/6/2025 ई टेंडर है ये 4 PM तक, और इसको ऑनलाइन टेंडर ही है ये। इसको इसलिए किया गया है ताकि इसके ज़रिए एक परमानेंट एजेंसी आ जाए और अगर सीडैक को भी ये काम ठीक लग रहा है तो वो भी इसको फॉर्म भरे और वो भी टेंडर में आ जाए। तो ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं और कोशिश ये होनी चाहिए राज्य चयन आयोग की भी कि कम से कम सीडैक के साथ एमओयू फाइनलाइज जल्दी कर लिया जाए, क्योंकि अब पोर्टल ओपन हो गया है, रजिस्ट्रेशन चल रही है और अब जो टीजीटी के पदों से भर्ती जब शुरू होनी है तो 1 या 1.5 महीने के भीतर एग्ज़ाम लेने की स्थिति में राज्य चयन आयोग होना चाहिए जो सीबीटी के आधार पर होगा। तो ये
इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ट्रांसफर के डीओ इसलिए अटके हैं क्योंकि मुख्यमंत्री चले गए हैं अब, और उनके साथ अफसरों का एक दल भी गया है, उसमें राकेश कंवर भी हैं जो शिक्षा सचिव हैं, और बाकी जो सेक्रेटरी हैं मैक्सिमम आजकल दिल्ली में हैं, क्योंकि कल सुबह मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक लेंगे अफसरों की वहाँ पर, क्योंकि दोपहर को फिर जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उनसे मिलने जाना है। तो एक तो ये बात है, लेकिन जो तबादलों की प्रक्रिया बीच में चल रही थी उसमें एक अचानक स्लोपन आ गया है, क्योंकि सीएम के जाने के बाद ये हो नहीं रहे। वैसे भी फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय तक आ रही थी, और कल एक नई इंस्ट्रक्शन भी हो गई थी कि जो डिपार्टमेंट की फाइल पर प्रपोजल आएगा, अगर कोई डीओ भी आए तो किसी का ट्रांसफ़र का, और डिपार्टमेंटल फाइल पर आने के बाद अगर सीएम से अप्रूवल मिल जाता है तो फिर वापस नहीं जाएगा डिपार्टमेंट के कंसर्न मंत्री को, डायरेक्टेड चला जाएगा, और 1 दिन के भीतर ऑर्डर होना सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये ऑर्डर हैं कल के। लेकिन अब सारी चीज़ें जो गतिविधियां हैं वो तभी शुरू होंगी जब मुख्यमंत्री दिल्ली से आएंगे, और उसके बाद एक रूटीन दोबारा से बनेगा। शिक्षा मंत्री पहले कह चुके हैं कि 1 जून के बाद शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 1 जून से 15 जून तक भी डेट बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी पेंडेंसी अभी पीछे है, अभी उतने ऑर्डर निकले नहीं हैं। अगली बात करेंगे मुख्यमंत्री आज किस किस से मिले और दिल्ली में क्या क्या हलचल है। देखिए, शुरुआत करते हैं ओपीएस, यूपीएस और लोन लिमिट से। और ये शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिमाचल में एक माहौल तैयार किया गया कि ओपीएस को यूपीएस से रिप्लेस किया जा सकता है। अब ये सच था झूठ था, ये डिसीजन पर पता चलेगा। अगर इस बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ तो ये झूठ था, उससे पता चल जाएगा। और उसी के बाद जो एनपीएस जो एसोसिएशन है उसको आकर एक एक कैबिनेट मंत्री से मिलना पड़ा ठीक कैबिनेट की बैठक से पहले, ताकि इस तरह का कोई डिसीजन हो ना जाए। वो डिसीजन तो नहीं हुआ, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आज शाम 5 बजे से के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक थी। और इस बैठक में जो मुख्य मकसद है वो तो ये था कि इस बैठक में जो तय होना था वो ये था इस बैठक के लिए कि जो इसमें लोन लिमिट है स्टेट की, वो लोन लिमिट इंक्रीज़ हो। मतलब राज्य सरकार को एक लिबर्टी मिल जाए, जो 3% का एक शर्त लगी हुई है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, 5% तक पहुंच जाएं। भारत सरकार स्टेट वाइज किसी को अलग अलग सेपरेटली अप्रूव नहीं करती, लेकिन फिर भी कोशिश कर में कोई हर्ज नहीं है तो वहाँ गए थे। लेकिन क्या इस डिस्कशन में ये बात हो सकती है कि जी हमने भी कोर्स ऑफ करेक्शन किया है ओल्ड पेंशन के बाद यूपीएस में आने का, तो आप भी हमें सपोर्ट करिए। जिस तरह से एनपीएस में लोन लिमिट मिल जाती थी और हिमाचल हर साल 1600 करोड़ 1700 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा लोन हमें मिल जाता था एनपीएस के बदले, एटलीस्ट उस लोन लिमिट को बहाल कर दें, तो ये तर्क दिया जा सकता है कि हम यूपीएस में आने की सोच सकते हैं या हमने सोचा है। तो इसके बारे में अभी इंतज़ार करना होगा कि क्या ये मसला दिल्ली की मीटिंग में उठता है या नहीं। वैसे अभी तक जो कैबिनेट सब कमेटी की भी रिपोर्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, उसने भी यूपीएस पर कुछ नहीं लिखा है, ना सिफारिश की है। अगर ये बात है तो ये इंटरनली चल रही है, भारत सरकार से कोई चिट्ठी भी नहीं आई है। लोन लिमिट की बात मैंने आपको बता दी, बढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बजट में गैप है और वो लोन लिमिट बढ़ जाएगी तो उसमें ईज आउट हो जाएगा। लेकिन आज दिल्ली में बड़ी हलचल इसलिए थी कि 5 जगह मुख्यमंत्री की मुलाकातें थी। पहली मुलाकात उनकी हुई सीआर पाटिल से, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, और उनसे पहले तो उन्होंने किशाऊ डैम की बात की और जो सिरमौर जिला के उसमें हरियाणा के साथ बॉर्डर पे बन रहा है, और ये कहा कि इसमें जो पावर प्रोडक्शन का पैसा है, पावर जनरेशन का पैसा है, वो भारत सरकार वहन करे, क्योंकि हिमाचल ये पानी हिमाचल के काम नहीं आ रहा है, ये बाहरी राज्यों के काम आ रहा है। तो हमारे ऊपर इसका प्रेशर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे संसाधन इसमें वैसे ही जा रहे हैं। दूसरी बात, जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर एंटी फ्रोज़न जो सिस्टम है पाइपों का, वो लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग जल जीवन मिशन या जल शक्ति मंत्रालय से की गई है। लेकिन मुख्य पॉइंट था सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद एक नया तर्क, और ये मुख्यमंत्री सुक्खू ने रखा केंद्रीय मंत्री के सामने। उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में भारत पाकिस्तान टेंशन के बाद जो एक फैसला लिया है कि सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है, तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि चिनाब बेसिन, जो चिनाब नदी है, वो भी इस सिंधु वैली का पार्ट है, तो उस पर बिजली के जो प्रोजेक्ट हैं वो बनाए जाएं और उस पानी को रोका जाए।
हिमाचल सरकार ने ऑलरेडी तेलंगाना सरकार के साथ 2 प्रोजेक्टों पर, इसमें मियाड और सेली प्रोजेक्टों पर काम किया है और इसके लिए अब हिमाचल सरकार भारत सरकार से मदद चाह रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी इसके मामले में जो आज CR पाटिल से मिले। उसके बाद मुख्यमंत्री मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से। इस मुलाकात में जो हेल्थ से रिलेटेड मामले हैं, आपको याद है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर केयर यूनिट को लेकर मुख्यमंत्री अलग से काम कर रहे हैं और बाकी मेडिकल कॉलेजों में भी अभी बहुत सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को देखते हुए ये JP नड्डा के साथ मुलाकात की गई, उनसे एक्स्ट्रा फंड मांगा गया है और ये भी कहा गया है कि हिमाचल के स्वास्थ्य मानकों को देखते हुए उनको बजटिंग में या बजट अलॉट करने में कुछ एक्स्ट्रा मदद की जाए। ये दूसरी बात है। तीसरी जो उनकी मुलाकात है वो हो रही है शेखावत जी से, जो प्रेजेंटली टूरिज्म और संस्कृति के मंत्री हैं। और टूरिज्म में और भी बहुत इशू हैं। एक ADB प्रोजेक्ट थोड़ा संकट में है, उसके बारे में बात है। और जो टूरिज्म के बाकी नए प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि पिछली बार इनको मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई थी, और अर्बन डेवलपमेंट और जो पावर मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है। ये हैं मनोहर लाल खट्टर। इसमें जाठिया देवी टाउनशिप के अलावा जो बैरा सियूल प्रोजेक्ट है NHPC का, जिसकी टर्म पूरी हो गई है, इसको वापस देने को लेकर बात की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है निर्मला सीतारमण की, जो आज ही रखी गई है और इसमें क्या होता है फिर वो पता लगेगा बाद में डिसीजन मेकिंग में। कल दिन को डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ मुलाकात है फाइनेंस कमीशन में। वहाँ क्या क्या होगा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो एडिशनल मेमोरेंडम हिमाचल पहली बार दे रहा है। और उसके अगले दिन फिर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। तो ये अलग एक मसला है। तो ये सारी जो आज की बैठकों से लेकर अगली जो हलचल है वो मैंने आपको बता दी। दिल्ली काफ़ी इन हलचल की वजह से काफ़ी एक्टिविटी है राज्य सरकार से रिलेटेड, और इस हर एक्टिविटी को आपको मैंने अपडेट कराया और कल आप अखबार में भी इससे संबंधित खबरें विस्तार से देख सकते हैं। ये जो आज के कुछ प्रमुख मामले हैं उनकी जानकारी हमने आपको दी। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कैबिनेट की मीटिंग अगली कब होगी उसको लेकर अभी मुख्यमंत्री के आने के बाद फैसला होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी तक फाइल पुटअप नहीं की है और मंडे को जब वो आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में पॉसिबल है या नहीं, या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में पॉसिबल है। तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।